नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के व्यवसाय अध्ययन में पढ़ाए जाने वाले पाठ नंबर 5 संगठन, इसके भाग 7 पर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है विकेंद्रीकरण। तो हमने पिछले भाग में देखा था बच्चों अंतरण के बारे में और अंतरण का महत्व, इसके बारे में जाना था। आज का विषय है विकेंद्रीकरण। बहुत से संगठनों में सभी निर्णयों को लेने में शीर्ष स्तरीय प्रबंध की मुख्य भूमिका होती है। जो भी अधिकारी शीर्ष पर स्थित होता है, जो मुख्य अधिकारी होता है, वही मुख्य भूमिका अदा करता है। अपनी कंपनी से रिलेटेड जितने भी निर्णय होते हैं, महत्वपूर्ण डिसीजंस होते हैं, उन सब का निर्णय शीर्ष अधिकारी ही करता है। जबकि अन्य संगठनों में यह अधिकार प्रबंध के निम्नतम स्तर को भी दिया जाता है, अर्थात जो कनिष्ठ अधिकारी रहते हैं उनके पास भी ये अधिकार होता है। जिन उपक्रमों में निर्णय लेने का अधिकार केवल मात्र शीर्ष स्तरीय प्रबंध को होता है, वे केंद्रीकृत संगठन कहलाते हैं, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस। जबकि उन संगठनों में जहां इस प्रकार के निर्णय को लेने में निम्न स्तरीय प्रबंध को भागीदार बनाया जाता है, उन्हें ये जिम्मेवारी सौंपी जाती है, उन्हें विकेंद्रीकृत संगठन अर्थात डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है। तो ये अंतर है केंद्रीकृत संगठनों में और विकेंद्रीकृत संगठनों में। विकेंद्रीकरण से तात्पर्य क्या है? विकेंद्रीकरण से तात्पर्य उस विधि से है, उस तरीके से है जिसमें निर्णय लेने का उत्तरदायित्व सोपानिक क्रम में विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाता है, बांट दिया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो विकेंद्रीकरण का अर्थ संगठन के प्रत्येक स्तर पर अधिकार अंतरण करना होता है। निर्णय लेने के अधिकार निम्नतम स्तर तक के प्रबंध को दिए जाते हैं, जहां पर वास्तविक रूप में कार्य संपन्न किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि निर्णय लेने का अधिकार आदेश की श्रृंखला में नीचे तक दिया जाता है। जब निम्न स्तर द्वारा लिए गए निर्णयों की संख्या अधिक हो जाती है तथा वे निर्णय महत्वपूर्ण भी होते हैं, तो ऐसा संगठन महानतम विकेंद्रीकृत कहलाता है। एक महान चिंतक लुइस एलन ने कहा कि विकेंद्रीकरण से तात्पर्य केवल केंद्रीय बिंदुओं पर ही प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों को छोड़कर शेष सभी अधिकारों को व्यवस्थित रूप से निम्न स्तरों को सौंपने से माना जाता है। इसी प्रकार एक अन्य विचारक ने कहा, जिनका नाम है हेनरी फेयोल, इन्होंने कहा कि हर वह कदम जो कि अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाता है विकेंद्रीकरण कहलाता है, और हर वह कदम जो इसको घटाता है वह केंद्रीकरण कहलाता है। HCL की एक केस स्टडी है जो इस प्रकार से है। विश्व का सर्वाधिक अनुधातन प्रबंध भारत में HCL टेक्नोलॉजीज अपने कर्मचारियों को सशक्त बना रहा है। बच्चों, आपने पढ़ा होगा HCL कंप्यूटर की टेक्नोलॉजीज की बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस कंपनी है, सुप्रसिद्ध, विश्वविख्यात, जो कि कंप्यूटर्स के उसमें योगदान देती है, कंप्यूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस कंपनी के व्यवसाय में भविष्य की ओर मार्ग प्रशस्त करने का अधिकार मौजूद है, अर्थात HCL में नवाचार, नई नई तकनीक, नई नई टेक्नोलॉजीज इसमें विकसित होती रहती हैं और व्यवसाय भविष्यगामी होता है। यहाँ पर प्रत्येक कर्मचारी अपने बॉस, अपने अधिपुरुष का आंकलन करता है और बॉस अपने बॉस का आंकलन करता है, और वे 1-5 के पैमाने
मापदंड के 18 प्रश्नों को लेकर अन्य 3 कंपनियों के प्रबंधकों को चुन सकते हैं। ये 360 डिग्री वाला मूल्यांकन असामान्य असाधारण नहीं है, किंतु HCL के सभी परिणामों को ऑनलाइन प्रेषित करना है ताकि प्रत्येक कर्मचारी उसे देख सके, समझ सके, जो कि पहले कभी नहीं सुना गया, ना ही देखा गया। इसको हम साधारण शब्दों में समझते हैं बच्चों कि HCL कंपनी ने, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी मानी जाती है, वहां पर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को प्रमुखता दी जाती है। वो अपनी प्रोग्रेस को, अपने विकास को सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, शेयर करते भी हैं, ताकि सभी कर्मचारियों को ये पता लग सके कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी में नई नई क्या टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, क्या नया नया नवाचार चल रहा है। बात यहीं पर समाप्त नहीं होती। प्रत्येक HCL कंपनी कर्मचारी भी किसी भी समय एक इलेक्ट्रॉनिक टिकट बनाकर कोई संदेश भी प्रेषित कर सकता है, जो कि कंपनी के कार्य के लिए अपेक्षित हो सकती है। आश्चर्यजनक ही क्लोड बंद किया जा सकता है। श्री नायर, विनीत नायर, भारत के HCL टेक्नोलॉजीज के 30,000 कर्मचारियों के प्रेसिडेंट भी हैं। वे इतने चौकन्ने हैं, इतने सतर्क हैं कि प्रबंधक कर्मचारियों के ऐसी अंतरंगता ना बनाए तो टिकट बनाने या बंद करने के बारे में हो। प्रबंधकों का इस बात से अंशतः मूल्यांकन किया जाता है कि उनके विभाग ने कितने अधिक और बेहतर टिकट तैयार किए हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी कर्मचारी किसी भी विषय पर एक प्रश्न या टिप्पणी यू एंड आई, आप और मैं, इस नाम से एक सार्वजनिक प्रक्रम में प्रेषित कर सकता है, भेज सकता है। प्रत्येक महीने लगभग 400 आते हैं और ये सभी प्रश्न व उत्तर इंटरनेट पर भी डाले जाते हैं। अर्थात सभी के नोटिस में ये होता है कि इस कंपनी में क्या चल रहा है। मैंने आपको बताया पारदर्शी मेथड। वे बताते हैं कि मैं एक ऐसी कंपनी चाहता हूं जो मेरे कर्मचारियों को किसी अन्य की तुलना में सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करे। ये किस लिए किया जा रहा है बेटे, बच्चों, इतना एफर्ट्स किस लिए किए जा रहे हैं? ये इसलिए किए जा रहे हैं ताकि कंपनी अपनी अधिकतम सेवाएं आम जन को, जन सुविधाओं को प्रोवाइड कर सके, मुहैया करवा सके, जनता में उसकी छवि अच्छी बन सके। इसके साथ ही उनका दृढ़ विश्वास है कि वह भविष्य में HCL को दिशा निर्देश प्रदान करेगा, जो कि मेरे पास ऊपर से नहीं बल्कि नीचे आधार से प्राप्त होगा। प्रारंभिक संकेत ये बताते हैं कि उनकी रणनीति नीचे आधार से प्राप्त होगी। शुरुआती संकेत ये बताते हैं कि उनकी रणनीति काम की है, काम कर रही है, कार्य प्रगति पर है। श्री नायर लगभग 1 वर्ष से प्रेसिडेंट रहे हैं और बहुत ही उत्तेजना से भरपूर, जोश से भरपूर हैं। उन्होंने अपने अधिकतर नवाचारों को क्रियान्वित भी किया है। वे अपनी कंपनी के कार्यों को लेकर सदा उत्साहित रहते हैं, आशावादी रहते हैं। लेकिन वे कहते हैं कि इस दौरान संघर्षण दर गिरकर आधी रह गई है। HCL के नवाचार केवल प्रबंधकीय नहीं है, मैनेजरियल ग्राउंड्स पर ऐसा नहीं है। कंपनी का लक्ष्य ग्राहकों के साथ व्यवसायिक प्रक्रम प्रबंध में कार्य करते हुए उनको रणनीतिक सहभागी बनाना है, उनको साथ लेकर चलना है और इसे दूरस्थ संरचना प्रबंधन द्वारा समाप्त करना है, कंप्लीट करना है। वह एक व्यवसाय जो कि भारत में अग्रणी हो, ऐसा श्री नायर का मानना है। AMD रिसर्च उनके साथ रणनीति ने सफलता प्राप्त की, जो कि एक छत्रक की भांति, जैसे शामियाना लगाते हैं या टेंट कह सकते हैं, छतरी कह सकते हैं, वह छत्रक एक उपभोक्ता है जिसके लिए उपयुक्त कथित व्यवसाय
किया गया है। यह एक अन्य उपभोक्ता सिस्को रिसर्च है, जो एक 10 वर्षीय उपभोक्ता है, जिसके साथ HCL अब एक अन्य नवाचार जोखिम स्वरूप को अंगीकृत कर रहा है। फरवरी से HCL सिस्को के एक उत्पाद के लिए अभियंत्रिकी हेतु पूर्णतया जिम्मेवार है। यह भुगतान आधारित प्राप्ति है, जो कि उत्पादन कितना बढ़िया बिकता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। अभियांत्रिकी में सभी नवाचारों में श्री नायर की विनम्रता एक सक्षम प्रबंधन पूंजी के रूप में प्रकट होती है। तो इन सब उपरलिखित बातों से हमें ये महसूस होता है बच्चों कि कंपनी अपने कार्य को लेकर, अपने कंपनी के टेक्नोलॉजीज को लेकर, पारदर्शिता को लेकर कितनी सहज है, कितनी सक्षम है, कितनी अलर्ट है, चौकस है कि वो अपने प्रबंधकीय कार्यों में अच्छे अच्छे अवसर लाकर एक उत्साहजनक माहौल उत्पन्न करना चाहती है, ताकि कंपनी को अधिक से अधिक लाभ हो और ग्राहकों को अधिक से अधिक सुविधा हो। अब हम जानेंगे केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण दोनों के बारे में। जैसा कि वर्तमान में बहुत सी सुव्यवस्थित व्यवसायिक संस्थानों की दशा को दृष्टिपात करते हैं, तो हम पाते हैं, हमें यह आभास होता है कि केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण दोनों ही संबंधित मदें हैं, आपस में कोरिलेटेड हैं, जुड़ी हुई हैं। यदि निर्णय लेने का अधिकार केवल उच्च स्तरीय प्रबंधन को ही होता है, तो वह संगठन केंद्रीकृत कहलाता है। और यदि यही अधिकार अंतरित कर दिया जाए, किसी को ट्रांसफर कर दिया जाए, किसी को सौंप दिया जाए, किसी के सुपुर्द कर दिया जाए, तो वह विकेंद्रीकृत कहलाता है। पूर्ण केंद्रीकरण तभी कहलाता है जब प्रबंध में निर्णय लेने के अधिकार केंद्रीय रूप से उत्तराधिकार सोपानिकी में केवल शीर्ष स्तर के प्रबंधकों को ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की संरचना प्रबंध सोपानिकी की आवश्यकता को अनावश्यक कर देती है। पूर्ण विकेंद्रीकरण में सभी अधिकारों का अंतरण निम्न स्तर के कर्मचारियों को कर दिया जाता है और इस प्रकार इसमें उच्च स्तरीय प्रबंध की आवश्यकता अनावश्यक हो जाती है, गैर जरूरी हो जाती है। दोनों ही अवस्थाएं व्यवहार्य नहीं है, व्यवहार में लाने योग्य नहीं है। कोई भी संस्था कभी भी ना तो पूरी रूप से केंद्रीकृत होती है और ना ही कभी पूर्ण रूपेण विकेंद्रीकृत हो सकती है। जब भी कोई संस्था आकार तथा जटिलताओं की ओर अग्रसर होती है, तो ये देखा जाता है कि वे संस्थाएं निर्णयों में विकेंद्रीकरण को ही अपनाती हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि बड़े बड़े संस्थानों में जहां कर्मचारियों को प्रत्यक्ष और अति निकट से कार्य संचालन में आलिप्त किया जाता है, उनका ज्ञान और अनुभव उन उच्च स्तरीय प्रबंधकों से अधिक होता है जो कि संस्थान से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इन दोनों प्रकार के अर्थात केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण कार्य विधियों में आपस में संतुलन स्थापित करने की अत्यंत आवश्यकता होती है। इस तरह ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक संस्थान में केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण दोनों प्रकार देखने को मिलते हैं। अब इनका महत्व देखते हैं, क्या महत्व है। विकेंद्रीकरण प्रबंधकीय सोपानिकी में निम्न स्तर के कर्मचारियों को अधिकारों का हस्तांतरित करने से कहीं अधिक होता है। ऐसी मान्यता है कि यह कार्रवाई केवल चुनिंदा अधिकारों के अंतरण में ही अपनाई जाती है तथा इस पर विश्वास भी कर लिया जाता है कि ऐसे कंपनी में काम करने वाले लोग योग्य होंगे, सक्षम होंगे, समर्थवान होंगे और भरोसेमंद भी होंगे। वे उनके निर्णयों को प्रभावपूर्ण तरीके से लागू भी कर सकते हैं। इस प्रकार यह विचारधारा निर्णायक कर्ताओं की स्वायत्त शासन की इच्छा को स्वीकृति भी प्रदान करती है।
फिर भी यह आवश्यक होता है कि प्रबंध इस बात का ध्यान रखे कि निर्णयों का चुनाव इस प्रकार से किया जाए कि कौन कौन से निर्णय ऐसे हैं जिन्हें निम्न स्तर तक स्थानांतरित किया जा सकता है और वो कौन कौन से निर्णय ऐसे हैं जिन्हें उच्च स्तर पर ही रखा जा सकता है। अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में आपसी अंतर्भेदों को सारणी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जो कि इस प्रकार है। विकेंद्रीकरण एक आधारभूत कदम है जिसके महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से समझ सकते हैं। नंबर 1, अधीनस्थों में पहल भावना का विकास। विकेंद्रीकरण अधीनस्थों में आत्मविश्वास और भरोसे की भावना को जागृत करता है। यह इसलिए कि जब निम्न स्तरीय प्रबंधकों को स्वयं के निर्णयों से कार्य करने की आजादी दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है, तो वे अपने निर्णयों के अनुसार कार्य करते हैं, अपनी सुविधा से कार्य करते हैं। वे इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि ये एक चुनौती है, एक चैलेंज है जो उन्हें स्वीकार करनी ही है और उन्हें ही समस्या का समाधान भी निकालना है। ये आत्मविश्वास भी वो लेकर चलते हैं। विकेंद्रीकरण से ऐसे प्रतिभावान कार्यकारियों की खोज में भी सहायता मिलती है जो भविष्य में अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, जिनमें अच्छी लीडरशिप की क्वालिटीज पाई जाती हैं। भविष्य के लिए प्रबंधकीय प्रतिभा का विकास। कर्मचारियों में कार्य संबंधी चातुर्य को बढ़ाने, चतुराई को बढ़ाने और संगठन में पदोन्नति पाने में औपचारिक प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेकिन किसी भी कार्य को स्वतंत्र रूप से अपने हाथ में लेकर उसे करने से जो अनुभव प्राप्त किया जाता है वह भी किसी प्रकार से कम नहीं होता। विकेंद्रीकरण से योग्य और दक्षता प्राप्त लोगों को अपनी प्रतिभा को साबित करने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है, जिसको भविष्य में पदोन्नति देकर अधिक जटिल कार्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार ये प्रबंधकीय शिक्षा का एक ऐसा माध्यम है और प्रशिक्षित व्यक्तियों को अपने जीवन में विविध प्रकार की अवस्थाओं में अपने व्यक्तित्व को निखारने का, अपने व्यक्तित्व को उपयोग में लाने का सुअवसर भी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत शीघ्र निर्णय की भी क्वालिटी होती है। प्रबंध सोपानिकी को संप्रेषण श्रृंखला के रूप में देखा जाता है। केंद्रीकृत संगठन में सूचनाओं का प्रवाह धीमा होता है, धीमी रफ्तार से होता है, क्योंकि प्रत्येक निर्णय उच्च पद पर आसीन अधिकारियों के द्वारा ही लिए जाते हैं और उसे कई कई स्तरों से गुजरना होता है तथा उसकी प्रतिक्रिया में भी अधिक समय व्यतीत हो जाता है। इससे निर्णय लेने की गति स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है तथा एक संस्थान के लिए गतिशील संचालन गतिविधियों को अपनाना डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है। इसके विपरीत विकेंद्रीकरण में निर्णय कार्यस्थल पर ही लिए जाते हैं, ऑन द स्पॉट ही डिसाइड किया जाता है कि क्या निर्णय लिया जाना है तथा उच्च अधिकारियों या अन्य स्तरों से किसी प्रकार की अनुमति या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। अतः प्रक्रिया अधिक गतिशील होती है, अधिक स्पीड से चलती है, सुचारू रूप से चलती है। विकेंद्रीकृत में सूचनाओं को लंबे रास्ते से नहीं गुजरना पड़ता, उनका चैनल छोटा होता है, अतः उनमें विकृत होने की संभावना कम होती है, विकृत होने की गुंजाइश कम रहती है। शीर्ष प्रबंध को राहत। इसमें अधीनस्थ कर्मचारियों के क्रियाकलापों के प्रत्यक्ष रूप से पर्यवेक्षण आदि में उच्चाधिकारियों को राहत महसूस होती है, क्योंकि वे अपने कार्य को निर्धारित सीमाओं के अंदर जो उच्चाधिकारियों के द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं कार्य करते हैं। प्रत्यक्ष निरीक्षण के स्थान पर नियंत्रण की अन्य विधियों जैसे विनियोग पर आय आदि का निर्धारण ये सब अपनाया जाता है। विकेंद्रीकरण में शीर्ष प्रबंध के लिए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को करने हेतु समय मिल जाता है,
जिससे कि वे अधिक महत्वपूर्ण नीतियों और संचालन संबंधी निर्णयों को भली भांति ले सकते हैं, उनके पास पर्याप्त समय होता है। वास्तव में देखा जाए तो विकेंद्रीकरण सर्वोत्तम है, जबकि निम्न स्तरीय प्रबंधन के द्वारा लिए गए निर्णयों के निरीक्षण की आवश्यकता कम महसूस होती है। इसके अतिरिक्त ये विकास को सरल बनाता है। विकेंद्रीकरण निम्न स्तरीय प्रबंधकों और प्रभागीय अथवा विभागीय मुख्य अधिकारियों को महानतम स्वायत्तता प्रदान करता है। इंडिपेंडेंस होती है अपने निर्णय स्वयं लेने की। इसी वजह से विकास सरल हो जाता है। इस प्रकार उन्हें अपने विभागों के अनुकूल सर्वोत्तम विधि से कार्य करने का सुअवसर भी प्राप्त होता है तथा विभागीय प्रतियोगिता हेतु भी वे प्रोत्साहित होते हैं, आशान्वित होते हैं। परिणाम स्वरूप प्रत्येक विभाग द्वारा सर्वोत्तम कार्य करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे कि उत्पादकता में वृद्धि होती है और संगठन अधिक लाभ कमाने की स्थिति में आ जाता है। आगे चलकर इस लाभ से आसानी से संगठन को विस्तृत रूप भी दिया जा सकता है, विस्तार प्रदान किया जा सकता है। श्रेष्ठ नियंत्रण, यह भी इसका एक मूल तत्व है। विकेंद्रीकरण से प्रत्येक स्तर पर कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का अवसर मिलता है। हम अभी ऐसी किसी कार्य को इवैल्यूएशन कर पाते हैं, क्या कमियां रह गई, कैसे करके उनमें सुधार किया जा सकता है, इन सबको हम डिस्कस कर सकते हैं, जिससे प्रत्येक विभाग व्यक्तिगत रूप से उनके परिणामों के लिए जवाबदेह बनाया जा सकता है। इसलिए इसका नियंत्रण श्रेष्ठतम होता है। संगठन के उद्देश्यों की उपलब्धि किस सीमा तक हो पाई है या समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रत्येक विभाग कितना सफल हो पाया है, इसका भी निर्धारण किया जा सकता है। सभी स्तरों से प्रतिपुष्टि द्वारा भिन्नताओं का विश्लेषण करने और सुधारने में सहायता भी मिलती है। विकेंद्रीकरण में निष्पादन की जवाबदेही एक बड़ी चुनौती के रूप में आती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए संतुलन अंक कार्ड और प्रबंध सूचना विधि आदि श्रेष्ठ नियंत्रण विधियों का आविष्कार हुआ है। विकेंद्रीकरण निष्पादन मापन विधि में नव परिवर्तन करने के लिए प्रबंधकों को बाध्य भी करता है। अंत में इस बात का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए कि विकेंद्रीकरण के लाभों के बावजूद भी इसका उपयोग बड़ी सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि विभिन्न विभाग अपनी स्वेच्छा से निर्णय लेना शुरू कर देंगे तो ये संगठन के हित में कदापि नहीं होगा और संगठन का विघटन भी हो सकता है, संगठन को नुकसान भी हो सकता है। मुख्य नीति निर्धारण क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण सदैव केंद्रीकरण से संतुलित ही होना चाहिए, एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करके चलना चाहिए। अधिकार अंतरण व विकेंद्रीकरण, इनकी तुलना करते हैं। अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीकरण में तुलना, इसको एक चार्ट की सहायता से समझ सकते हैं बच्चों। आधार, अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण। प्रकृति के आधार पर अधिकार अंतरण आवश्यक कार्य है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सभी कार्यों को अकेले नहीं कर सकता, उसे समूह की आवश्यकता होती है। विकेंद्रीकरण एक ऐच्छिक नीति निर्धारण है, यह शीर्ष प्रबंधक के विवेक के अनुसार ही लिया जाता है। कार्य की स्वतंत्रता के आधार पर यदि हम देखें तो अधिकार अंतरण उच्चाधिकारियों को अधिक नियंत्रण में होता है, अतः अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता कम होती है। विकेंद्रीकरण में कार्यकारी प्रबंधकों पर नियंत्रण कम होता है, अतः कार्य करने की स्वतंत्रता अधिक होती है। स्थिति के आधार पर अधिकार अंतरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य विभाजन में अनुसरण किया जाता है, पालन किया जाता है, और विकेंद्रीकरण में ये शीर्ष प्रबंधकों द्वारा निर्धारित नीतियों का ही परिणाम है। क्षेत्र के आधार पर देखें तो अधिकार अंतरण का क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि इसकी सीमा उच्चाधिकारियों और उसके अधीनस्थों तक ही सीमित रहती है, और विकेंद्रीकरण में इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, क्योंकि इसमें अधिकारों का अंतरण
निम्नतम स्तर तक बढ़ाया जाता है। उद्देश्य के आधार पर यदि देखा जाए तो अधिकार अंतरण का उपयोग प्रबंधक का भार कम करने के लिए होता है और विकेंद्रीकरण में इसका उपयोग अधीनस्थों का संगठन में भूमिका में वृद्धि करने और उन्हें अधिक स्वायत्तता देकर किया जाता है। अब हम देखते हैं एक विकेंद्रीकरण एक शक्ति के रूप में इसकी एक केस स्टडी के बारे में। विकेंद्रीकरण एक शक्ति, इसे शक्ति क्यों कहा गया है अब हम देखते हैं बच्चों। मकनेल का नाम औषधीय उत्पादों के निर्माण और विक्रय के क्षेत्र में 1879 से सम्मिलित हो गया है, जब से रॉबर्ट मकनेल ने पेंसिल्वेनिया में औषधियों की पहली फुटकर दुकान खोली थी। निर्धारित औषधियों के उत्पादक के रूप में बढ़ते हुए यूनाइटेड स्टेट्स में 1933 में मकनेल लेबोरेटरीज निगम की स्थापना हुई तथा 1959 में जॉनसन एंड जॉनसन, जो कि एक बहुत ही फेमस कंपनी है, घर घर में इसकी पहचान है, जॉनसन एंड जॉनसन पारिवारिक कंपनी की सदस्य बनी। मकनेल कंज्यूमर हेल्थ केयर के कनाडा में 1980 में जॉनसन एंड जॉनसन सुविधा, जो कि गल्फ ऑन्टेरियो में थी, उसके साथ कार्य करना आरंभ किया। मकनेल कंज्यूमर हेल्थ केयर, जो कि गल्फ ऑन्टेरियो में है, जॉनसन एंड जॉनसन परिवार कंपनी कनाडा की सदस्य है। एक महत्वपूर्ण अंतर जो कि जॉनसन एंड जॉनसन और अन्य कंपनियों में पाया जाता है वो क्या है? ये सबसे बड़ी हमारी शक्ति विकेंद्रीकृत प्रबंध की अवधारणा मानी जाती है। एक बहुत ही बड़े मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के संचालन के बजाय जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की 190 छोटी छोटी कंपनियां हैं और प्रत्येक कंपनी का ध्यान विशिष्ट दवाओं और उत्पाद विशेष विक्रय अधिकार, फ्रेंचाइजी और भौगोलिक क्षेत्र पर ही केंद्रित रहता है, जिससे प्रत्येक संबंधित उत्पादक को विकास के कई विकल्प मौजूद रहते हैं। विकेंद्रीकरण के माध्यम से हम बड़े उद्यमों के लाभों और छोटे उद्यमों की तीव्र गति व ध्यान को केंद्रित करना दोनों को सम्मिलित कर सकते हैं। विकेंद्रीकरण प्रत्येक कंपनी को उसके ग्राहकों के निकट लाता है, कर्मचारियों और ग्राहकों से छोटे मार्ग से संप्रेषण साधता है, कम्युनिकेशन बनाता है, सीधी बातचीत करता है, पारदर्शिता बनाता है और प्रतिभा के विकास में भी तीव्रता लाता है। जॉनसन एंड जॉनसन मेकर्स कंज्यूमर फार्मास्यूटिकल कंपनी का संचालन हमारी वुडलॉन रोड फैसिलिटी, जो कि गल्फ में है, वहां से होता है। अर्थात विकेंद्रीकरण एक शक्ति के रूप में उजागर हो चुका है। अब हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। हर वह कदम जो अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाता है विकेंद्रीकरण कहलाता है, तथा हर वह कदम जो इसको घटाता है केंद्रीकरण कहलाता है। उक्त पंक्तियां किनके द्वारा कही गई हैं? हमने शुरू में पढ़ा था बच्चों, उक्त पंक्तियां हेनरी फेयोल ने कही हैं, जो कि एक मशहूर विचारक हैं। विकेंद्रीकरण का महत्व समझाइए। इसका उत्तर है विकेंद्रीकरण का महत्व क्या है बच्चों? प्रबंधकीय प्रतिमा के विकास में सहायक होती है, शीघ्र निर्णय लेने में सहायक, शीर्ष प्रबंध के भार में कमी लाती है, पहल शक्ति का विकास करती है, उन्नति करती है और उत्तम नियंत्रण में योगदान देती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा संगठन अध्याय खत्म होता है, बाकी हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।